हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। 13 नवंबर सन 2022 को मैंने ये वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको घर बैठे बिना काम किए हर महीने 15,000 रुपये डिविडेंड के थ्रू कमाने का तरीका बताया था। और इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके भी दिखाया था कि आप भी कैसे ऐसा कर सकते हो। यानी कि अगर आपने इस कंपनी में 21 लाख रुपए जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको इस कंपनी से इस साल डिविडेंड मिलता 1,92,000 रुपये, जो कि महीने का होता है 16,000। तो देखिए, आप महीने के 16,000 रुपये कमा रहे हो। पर दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वीडियो में मैंने आपको डिविडेंड का केवल पॉजिटिव साइड को ही दिखाया था, और इस वीडियो में मैं आपको डिविडेंड का नेगेटिव साइड दिखाऊंगा कि क्यों आपके लिए ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश करना सही नहीं है। क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो केवल डिविडेंड के लालच में आकर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं जो ज़्यादा डिविडेंड तो देती है पर उस कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बढ़ती ही नहीं है, जिससे कि इन्वेस्टर को उस कंपनी में लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टेड रहने के बाद भी कुछ खास फायदा नहीं होता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको डिविडेंड का नेगेटिव साइड भी दिखा पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिविडेंड इनकम बहुत ही खराब चीज़ है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिविडेंड इनकम बहुत ही अट्रैक्टिव पैसिव इनकम सोर्स है जो आपको घर बैठे बिना एक्टिवली काम किए मिलती है। पर याद रखें कि ये डिविडेंड इनकम आपके लिए तभी अच्छा है जब ये आपको ऐसी कंपनी से मिले जो डिविडेंड भी अच्छी देती हो और लॉन्ग टर्म में उस कंपनी की शेयर प्राइस भी अच्छी खासी ग्रो कर रही हो। और अगर आप ऐसी कंपनी में डिविडेंड के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर देते हो जो डिविडेंड तो अच्छी खासी देती है पर उस कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में भी कुछ खास ग्रोथ तो करती ही नहीं है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़ायदा नहीं मिलता है, तो ऐसा होना तो सही बात नहीं है ना। इसलिए आइए मैं आपके साथ डिविडेंड के कुछ डिसएडवांटेजेस को लेकर कुछ पॉइंट्स को शेयर करता हूं, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस सही से ले सके। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो हो सकता है कि उस कंपनी के लिए ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम हो, क्योंकि तभी तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांट रही है। अगर कंपनी के पास ग्रो करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो वो अपने प्रॉफिट के इनकम को खुद के ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे, जिससे कि उस कंपनी की शेयर प्राइस भी ग्रो करेगी। और अगर शेयर प्राइस ग्रो करेगी तो इससे अल्टीमेटली फायदा तो इन्वेस्टर्स को ही होगा। तो जब ऐसा हो सकता है तो फिर क्यों कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांट रही है? क्योंकि कंपनी को ये ठीक से पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कैसे अपने प्रॉफिट के इनकम को खुद के बिजनेस में री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है, जिससे कि उसकी शेयर प्राइस भी ग्रो करेगी और इससे फायदा इन्वेस्टर्स को होगा। तो कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके पास ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी काफी कम है, इसलिए वो अपने प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड बांटती है। आइए इस चीज को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब भी कंपनी के पास अपना रेवेन्यू आता है तो अपने सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट से कंपनी ये 4 चीजें कर सकती है। क्या क्या है वो चीजें? देखिए, पहली चीज तो ये कि कंपनी बायबैक डिक्लेयर कर दे, दूसरी ये कि कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर कर दे, तीसरी चीज ये है कि कंपनी डिविडेंड दे दे, और चौथी चीज ये है कि कंपनी अपने उस नेट प्रॉफिट को खुद के ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे, जिससे कि कंपनी की बिजनेस ग्रो करेगी। और अगर कंपनी की बिजनेस ग्रो करती है तो इससे कंपनी की शेयर प्राइस भी ग्रो करेगी और फायदा होगा इन्वेस्टर्स को। और यही चीज सोच करके तो इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा मिल सके। और जब ये चीज इन्वेस्टर्स को मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ? मतलब इन्वेस्ट करके खाली डिविडेंड से थोड़ी ना सब कुछ होता है, आपको बाकी चीजें भी देखनी होती है। आपको डिविडेंड भी अच्छी मिलनी चाहिए और साथ ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा भी मिलना चाहिए। और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा तभी मिल सकता है जब कंपनी ग्रो करेगी और उसकी शेयर प्राइस ग्रो करेगी। अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है और उसकी बिजनेस उतनी ग्रो नहीं कर पा रही है, जिससे कि उसकी शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं कर रही है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदा जो कि केवल डिविडेंड ही देती रहती है और उसकी शेयर प्राइस ग्रो करती नहीं है? आप खुद इस बात को सोच के देखिए। इससे अच्छा तो यह होगा कि अगर कंपनी के पास ज्यादा नेट प्रॉफिट है और उस कंपनी के लिए ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी कम है तो वो कंपनी डिविडेंड के बजाय बायबैक डिक्लेयर कर सकती है, बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है। हो सकता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बायबैक और बोनस शेयर क्या होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं।
बोनस शेयर्स कंपनी के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यानी कि मौजूदा शेयर धारकों को बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एबी लिमिटेड नाम की कंपनी ने 4:1 का बोनस शेयर अनाउंस किया है तो इसका ये मतलब हुआ कि एबी लिमिटेड के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसके उस कंपनी में होल्ड किए गए हर एक शेयर के बदले 4 और शेयर्स मिलेंगे। जैसे कि राजू के पास एबी लिमिटेड के 10 शेयर्स है तो एबी लिमिटेड के द्वारा बोनस शेयर इशू करने के बाद राजू को अपने 10 शेयर में से हर एक शेयर के बदले 4 और शेयर्स मिल जाएंगे, जिससे कि राजू की एबी लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगी 10 × 4 = 40 शेयर्स। और उसके पास जो पहले से 10 शेयर्स थे उसे ऐड करने पर राजू की टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगी 4 × 10 + 10 = 40 + 10 = 50 शेयर्स। बोनस शेयर्स मिलने के बाद शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं एबी लिमिटेड की पर शेयर प्राइस बोनस शेयर से पहले 5 रुपये थी, तो इस हिसाब से राजू की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 5 × 10 = 50 रुपीज़। पर बोनस शेयर के मिलने के बाद राजू की नंबर ऑफ शेयर्स 5 गुना बढ़ के हो जाएगी 50 शेयर्स। लेकिन बोनस शेयर मिलने के बाद कंपनी की शेयर प्राइस जो पहले 5 रुपये थी वो 5 गुना कम होकर 1 रुपये पर शेयर की हो जाएगी और राजू की इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहेगी 1 × 50 = 50 रुपये। बाय बैक एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन होता है जहां कंपनी अपने शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यानी कि जो पहले से ही कंपनी में इन्वेस्टेड है उनसे वापस शेयर खरीदती है और कंपनी जिस प्राइस पर अपने शेयर को वापस खरीदती है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा ही होता है और बाय बैक करने के बाद मार्केट में कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स घट जाती है। बाय बैक ऑफर के लिए एलिजिबल होने के लिए कंपनी का शेयर रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमेट अकाउंट में होने ही चाहिए। इंडिया में शेयर्स को डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट होने के लिए 2 ट्रेडिंग डे अर्थात ट्रेडिंग डेट +2 दिन लगते हैं। इसलिए कंपनी के द्वारा बायबैक ऑफर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको रिकॉर्ड डेट से कम 2 से 3 दिन पहले ही उस कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे जिस कंपनी ने बायबैक ऑफर अनाउंस किया है। तो आई होप कि आपको बायबैक और बोनस शेयर का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा कि अगर कंपनी के पास ज़्यादा नेट प्रॉफिट है और कंपनी को लग रहा है कि उसके लिए ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी कम है तो उसको डिविडेंड देने के बजाय बायबैक डिक्लेयर करना चाहिए या तो बोनस शेयर डिक्लेयर करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करे। यही सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से है, या तो फिर बायबैक या तो फिर बोनस शेयर। देखिए डिविडेंड खराब नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिविडेंड बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स है, लेकिन तभी जब आपको डिविडेंड भी मिले और आपको जिस कंपनी से डिविडेंड मिल रही है उसकी बिजनेस भी ग्रो करती रहे और साथ ही उसकी शेयर प्राइस भी ग्रो करती रहे, तभी डिविडेंड मिलना अच्छा बात होता है। तब नहीं जब केवल डिविडेंड मिल रहा है और कंपनी ग्रो कर ही नहीं रही है और उसकी शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं कर रही है, तब डिविडेंड मिलना अच्छा बात नहीं होता है। तब क्या होता है अच्छा बात? ये 3 चीज होती है अच्छी बात, या तो बायबैक, बोनस शेयर या तो री इन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेस। जी हाँ, आपको अपने डिविडेंड इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हो आपको उसके हिसाब से ही अपने डिविडेंड इनकम पर टैक्स देना होगा। और अगर आप टैक्स फ्री इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हो तब आपको अपने डिविडेंड अमाउंट पर टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको 10% का टीडीएस देना पड़ सकता है अगर आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 रुपए से ज़्यादा होती है तो। ठीक है ना। जिस तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपके इन्वेस्टमेंट्स पर लागू होते हैं उसी तरह आपके डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स लगता है। सबसे पहले आपके इनकम में ऐड होने से पहले आपके डिविडेंड इनकम पर टीडीएस के रूप में टैक्स लगता है। फिर जब ये डिविडेंड इनकम आपके इनकम में ऐड हो जाता है तो ये आपके इनकम का हिस्सा बन जाता है। फिर डिविडेंड का आपके इनकम में ऐड होने के बाद चूंकि डिविडेंड इनकम आपकी इनकम का हिस्सा बन जाता है इसलिए उन पर भी टैक्स लगता है, आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उसके हिसाब से। अब सुनिए एक बात, क्या आपको ये पता है कि डिविडेंड इनकम को डबल टैक्सेशन भी कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2 बार टैक्स लगता है। वो कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी कंपनी के पास अपना प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट में से कंपनी पहले टैक्स चुकाती है,
फिर जो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बचता है उसमें से कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। लेकिन जब कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, देखिए पहला टैक्स तो तब लग गया जब कंपनी ने अपने प्रॉफिट में चुकाया, और दूसरा टैक्स तब लग रहा है जब कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रही है, और वो डिविडेंड जब इन्वेस्टर को रिसीव हो रहा है तब दूसरी बार भी टैक्स लग जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए टैक्स तो 3 बार देना पड़ रहा है। वो कैसे? देखिए पहले तो कंपनी ने टैक्स चुकाया अपने प्रॉफिट पे, फिर कंपनी ने डिविडेंड दिया, और जब डिविडेंड इन्वेस्टर के अकाउंट में रिसीव होता है तब टीडीएस के थ्रू टैक्स दिया। अब रिसीव होने के बाद अगर इन्वेस्टर इनकम टैक्स लैब में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल 3 टैक्स हो गया। मतलब कि क्या ही मतलब बोलो, मतलब डिविडेंड मिल रहा है, हम टैक्स दिए जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है कि नहीं? और अगर डिविडेंड देने के बजाय कंपनी अपने प्रॉफिट को खुद के ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है तो कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनी को केवल एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कंपनी खुद के बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि कंपनी की ग्रो होगी, कंपनी की प्रॉफिट मतलब बढ़ेगी, और इससे उस कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ेगी, जिससे कि अल्टीमेटली फायदा इन्वेस्टर्स को ही होने वाला है। तो आपने देखा कि डिविडेंड ना देने से कंपनी को और उसके इन्वेस्टर्स को कितना फायदा हो रहा है, क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा बच जाएगा, और इससे फायदा कंपनी को होगा और इन्वेस्टर को होगा अगर कंपनी उस पैसे को अच्छे से अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है। तो अब आइए मैं आपको एक और चीज अच्छे से समझाता हूं जिससे कि आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आइए मैं आपको कुछ स्टॉक्स की लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, बट मेक श्योर कि ये किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा रहा हूं, ताकि इस वीडियो में मैं आपको जो समझा रहा हूं वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी कि एनओएस मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स, वो है 1412 करोड़। और इंडियन ऑयल की इस साल की जो डिविडेंड यील्ड है वो है 12%। डिविडेंड यील्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी ने एक साल में पर शेयर जितना डिविडेंड दिया है, अगर आप उस वैल्यू को कंपनी के करेंट शेयर प्राइस से डिवाइड कर देते हो, फिर उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको जो वैल्यू मिलता है उसे ही हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं। तो इंडियन ऑयल की इस साल की डिविडेंड यील्ड है 12%, और इस साल इंडियन ऑयल ने पर शेयर टोटल डिविडेंड दिया है 6.40 रुपए, और इंडियन ऑयल की रेवेन्यू है 5,94,000 करोड़। एल मतलब होता है लाख, सी मतलब होता है करोड़, ठीक है ना? और इंडियन ऑयल के पास लगभग 1,23,550 करोड़ का डेट है, यानी कि कर्जा है, और इस साल इससे अपने रेवेन्यू पे प्रॉफिट हुआ है 25,000 करोड़। के मतलब होता है हजार, सी मतलब करोड़, यानी कि इंडियन ऑयल को अपने रेवेन्यू में इस साल प्रॉफिट हुआ है 25,000 करोड़। अब आप यहाँ पे ये चीज बहुत ही ध्यान से देखिए कि इंडियन ऑयल के पास कितना ज्यादा कर्जा है, 1,23,550 करोड़। इतना कर्जा होने के बावजूद इसका डिविडेंड यील्ड है 12%, यानी कि ये ज्यादा ही डिविडेंड बांट दे रही है। आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिए इंडियन ऑयल की नंबर ऑफ शेयर्स है कितनी, 1412 करोड़, ठीक है ना? और इस कंपनी ने इस साल टोटल डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 6.40 रुपये। तो अगर आप इस चीज़ को इस नंबर से इंटू करते हो तो आपको ये निकल आएगा कि इस कंपनी ने इस साल लगभग कितना डिविडेंड दिया है। तो कितना होगा, 6 गुना 1412। आप चाहो तो कैलकुलेटर में कर लेना, और यहाँ पर मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ, ये लगभग 8-10 हज़ार करोड़ के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये कंपनी 8-10 हज़ार करोड़ डिविडेंड में ही बांट दे रही है, जबकि इस कंपनी को उस पैसे से अपना डेट यानी कि अपना कर्जा कम करना चाहिए था, ठीक है ना? खैर, इंडियन ऑयल तो सरकारी कंपनी है, उसके पास इतना बड़ा कर्जा है और वो फिर भी इतना ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, तो ये कंपनी बची रहेगी, ठीक है ना? सरकार इसको डूबने नहीं देगी। पर अगर ये चीज़ किसी प्राइवेट कंपनी ने किया होता कि उसके पास इतना बेसी कर्जा है और वो इतना भारी डिविडेंड बांट रही है, तो वो कंपनी कब की डूब गई होती। इंडियन ऑयल इसलिए बची हुई है क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, ठीक है ना? अब ये जो कंपनी इतना डिविडेंड दे रही है, इतना कर्जा होने के बावजूद, पता है इसका फर्क कहाँ पड़ा? इसका फर्क पड़ा है इस कंपनी के शेयर प्राइस में। इस कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना? और इसके इन्वेस्टर्स को उतना फायदा नहीं हो रहा है इसके शेयर प्राइस की वजह से। देखिए 2017 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 129 से 130 रुपए के आसपास, ठीक है ना? और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 70 रुपए के आसपास। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ उतना बढ़ा, और बढ़ेगा भी कैसे? इतना डिविडेंड जो बांट दे रही है, ऊपर से इतना कर्जा भी जो है, ये अपने कर्जे को कम कर सकती थी लेकिन नहीं कर रही है। सरकारी कंपनी है, डूबने का चांस बहुत ही कम है, इसलिए
ज़्यादा डिविडेंड बांट दे रही है लोगों में, ठीक है ना, लेकिन इसकी शेयर प्राइस उतनी कहाँ बढ़ रही है, आप ये भी तो देखिए। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है कोल इंडिया, ये भी सरकारी कंपनी है, ठीक है ना। इसकी नंबर ऑफ शेयर्स है 616 करोड़, ठीक है। अब देखिए इस कंपनी का इस साल का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है 7.31% और इस कंपनी ने इस साल पर शेयर टोटल डिविडेंड दिया है 18 रुपए का, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। और इस साल इस कंपनी का रेवेन्यू था 1,14,000 करोड़ और इसका डेट मुझे देखा 0 करोड़। मैं भी देख के थोड़ा हैरान हुआ कि कोल इंडिया का जो कर्जा है वो 0 करोड़ है, मतलब कि मुझे जो डेटा दिखा वही डेटा मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ओके चलिए ठीक है, इसके पास कोई कर्जा नहीं है, ठीक है। और इसकी प्रॉफिट है 17,000 करोड़, ठीक है ना। और इसकी शेयर प्राइस थी 2017 में 263 और आज 2022 में इसकी शेयर प्राइस है 230 रुपये, ठीक है ना। तो इसकी शेयर प्राइस भी मतलब उतनी कहीं गई नहीं है, ठीक है ना। आप इसकी मतलब शेयर प्राइस चार्ट देखना, ठीक है ना, उतनी मतलब गई नहीं है, एक ही फेज में कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, ये कंपनी भी ना बहुत ज़्यादा डिविडेंड बांट दे रही है, ठीक है ना। मतलब आप इस नंबर को इससे इंटू करके देखना कि कितना डिविडेंड बांट रही है, ठीक है ना। तो खैर ऐसा भी हो सकता है कि कोल इंडिया के पास ग्रो करने की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए वो अपने प्रॉफिट से डिविडेंड कुछ ज़्यादा ही बांट दे रही है। इन्वेस्टर खुश हो जाएंगे ना, कैसे खुश होंगे, शेयर प्राइस तो उतना बढ़ ही नहीं रहा है ना। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है एशियन पेंट्स, ठीक है ना। इसकी नंबर ऑफ शेयर्स है 95 करोड़, ठीक है ना। और इस कंपनी का इस साल का डिविडेंड यील्ड है 0.62% और इस कंपनी ने इस साल 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि सुनने में तो ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये ज़्यादा है नहीं। कैसे, क्योंकि इस कंपनी का इस साल का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है 0.62%। इस कंपनी ने इस साल रेवेन्यू कमाया है 29,510 करोड़ और इस कंपनी के पास मात्र 16 करोड़ रुपए का कर्जा है, मतलब कि जो कि काफ़ी कम है, ठीक है ना। और इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस साल 3,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास डेट कम है, इसको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है ना, और इसको रेवेन्यू भी अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है ना। और ये कंपनी डिविडेंड भी कम दे रही है, मात्र 0.62%, लेकिन सुनने में ज़्यादा लग रहा है ना। और इस कंपनी की शेयर प्राइस देखिए कितनी ग्रो की है। 2017 में इस कंपनी की शेयर प्राइस थी 1100 रुपये और ये बढ़कर 2022 में हो चुकी है 3,095, ठीक है ना। मतलब देखिए इसकी शेयर प्राइस ग्रो की, क्यों ग्रो की, क्योंकि इस कंपनी ने ग्रो किया, इस कंपनी की बिजनेस ग्रो की। तो अगर आपको कोई ऐसा कंपनी मिलता है जिस कंपनी की बिजनेस ग्रो कर रही है, उसकी शेयर प्राइस ग्रो कर रही है और वो आपको डिविडेंड भी दे रही है, तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया। मतलब आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसा कंपनी मिल गया जिसकी बिजनेस भी ग्रो करे, शेयर प्राइस भी ग्रो करे, इससे भी फायदा हो और आपको डिविडेंड से भी फायदा हो, ठीक है ना। मतलब 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड सुनने में तो कम नहीं लग रहा है, लेकिन कंपनी के हिसाब से कम है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड देखिए कितना कम है 0.62% और यहाँ पे इन दोनों कंपनीज का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, ठीक है ना। और 18 रुपये पर शेयर का डिविडेंड एक साल में, 6 रुपये 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड एक साल में, ठीक है ना, जो कि इससे तो कम है, लेकिन इन दोनों का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, यानी कि कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है और ज़्यादा डिविडेंड देने की वजह से ये अपने बिजनेस को उतना ग्रो नहीं कर पा रही है, जिससे कि इन दोनों कंपनी का शेयर प्राइस भी उतना ग्रो नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में, ठीक है ना। तो पिछले 5 सालों में इन दोनों कंपनी के इन्वेस्टर्स को उतना खास फायदा नहीं हुआ है। फायदा ही कहाँ, मतलब कहाँ फायदा हुआ है, शेयर प्राइस तो कम हो गया ना, फायदा कहाँ, तो लॉस हो गया है कि नहीं। अब आइए चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल है विप्रो कंपनी का। तो विप्रो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर है 548 करोड़, ठीक है ना। और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.51%, ठीक है ना। और इस कंपनी ने इस साल टोटल डिविडेंड पे आउट किया है पर शेयर 6 रुपये का, ठीक है। और इस कंपनी का रेवेन्यू है इस साल का 81,380 करोड़, ठीक है ना। और इस कंपनी के पास थोड़ा कर्जा ज़्यादा है, 7,000 इतना करोड़, देख लीजिए, हाँ 7679 करोड़, ठीक है। और इस कंपनी को इस साल प्रॉफिट हुआ है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। और इस कंपनी का शेयर प्राइस 2017 में था 215 रुपये, ठीक है ना। और 2022 में इसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी 393 रुपीज़। तो ये भी ठीक है, शेयर प्राइस ग्रो किया है, इसका ये मतलब है कि कंपनी के बिजनेस ने पिछले 5 साल में ग्रो किया है, मतलब एवरेज ग्रो किया है, ठीक है ना, ठीक ठाक है। और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.51%, जो कि ठीक है। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2% तक भी रहता है तो ठीक रहता है, ठीक है ना, लेकिन 12%, 7% ज़्यादा हो जा रहा है। अगर आपको ऐसी चीज़ जहां भी दिखती है कि जिस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है वो 5% से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उस कंपनी की शेयर प्राइस ने उतना ग्रो नहीं किया हो। और जिस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 1% है या 2% है या 1% भी कम है, तो आपको उस कंपनी की शेयर प्राइस ग्रो करते हुए दिखेगी, क्योंकि वो कंपनी अपने प्रॉफिट को अच्छे से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है और अपने बिजनेस को ग्रो भी कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस समझ में आ गया होगा
कि कब आपके लिए डिविडेंड सही है और कब आपके लिए डिविडेंड सही नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों, अगर आप IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहां तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।